TND घ्यायचं का? बरं TND पण घेऊया, ठीक आहे, जस्ट वेट, रिवाइज तर करतो, TND पण घेऊया, रिवाइज तर करतो नाउ। और जो सबसे कम ल्यूकोसाइट है उसका नाम है दोस्तों दैट इज बेसोफिल 0.5 to 1%। नाउ द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट जो है मोनोसाइट, और जो स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट है उसका नाम है लिम्फोसाइट, उसका नाम है लिम्फोसाइट। मैं TND भी लेता हूं, पहले ये चर्चा करते हैं, ल्यूकोसाइट के बारे में बात करेंगे, फिर मैं TND ले लूंगा, कोई बात नहीं, जस्ट वेट। नाउ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट दोस्तों, तो उसमें नंबर 1 पे आते हैं दैट इज नंबर A, इसे कहते हैं दोस्तों अग्रैनुलोसाइट। अब ये जो अग्रैनुलोसाइट्स है इनका क्या है कॉन्सेप्ट, दैट इज A मींस absent। सो दोस्तों granules are absent in their cytoplasm, granules are absent in their cytoplasm, absent in their cytoplasm, उन्हें कहते हैं साइटोप्लाज्म, उन्हें कहते हैं दोस्तों अग्रैनुलोसाइट। उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स नहीं होंगे, अग्रैनुलोसाइट। और फिर दूसरा टाइप है दैट इज अ B, वो है दोस्तों दैट इज ग्रैनुलोसाइट। साइट मींस सेल, ग्रैनुलोसाइट ऐसे सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैनुल्स है। ग्रैनुल्स मींस दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स। नाउ ये जो ग्रैनुलोसाइट है दोस्तों, दीज आर मींस दीज आर ग्रैन्यूल्स जो होंगे, ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट, ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों ग्रैनुलोसाइट। नाउ प्लीज पे अटेंशन, अग्रैनुलोसाइट, नाउ ग्रैनुलोसाइट। फिर वन बाय वन बात करेंगे कि ग्रैनुलोसाइट के क्या टाइप है। ग्रैनुलोसाइट में दोस्तों आते हैं मोनोसाइट और सॉरी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, वन बाय वन बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बात अबाउट द अग्रैनुलोसाइट की। अग्रैनुलोसाइट्स, उसमें से एक नंबर पे है दोस्तों दैट इज लिम्फोसाइट। नाउ लिम्फोसाइट जो है इसके बारे में 2-3 लाइनें, ज्यादा नहीं। लिम्फोसाइट दीज आर दोस्तों स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट है, दीज आर द स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट, ओके। दे हैव, उनका न्यूक्लियस कैसा हमें याद रखना है, दे हैव दोस्तों राउंड न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियस कैसा है, दे हैव राउंड न्यूक्लियस। और ये जो लिम्फोसाइट है उसके 2 टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट के फिर 2 टाइप है, दैट इज फिर 2 टाइप है दोस्तों, मैंने इसके बारे में डिटेल में बोला है, दैट इज T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। नाउ ये जो T लिम्फोसाइट है याद रखो, ये किसी लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर दोस्तों, T लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ओके। T लिम्फोसाइट किसके लिए होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर, इन्वॉल्व इन, दे आर इन्वॉल्व इन, किसमें टेक पार्ट करेंगे, इन्वॉल्व इन, दे टेक पार्ट इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी विच इज मीडिएटेड बाय सेल, जैसे कि टी लिम्फो साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड ऑल दैट, तो उसे कहते हैं दोस्तों CMI, दैट इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज अ CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड एज अ CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और B lymphocyte दोस्तों दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, सो दे इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी, बिकॉज ह्यूमरल मींस ब्लड या फिर एनी फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ ह्यूमर, ह्यूमर मींस फ्लूइड, और फ्लूइड में एंटीबॉडीज बनते हैं इसलिए ह्यूमरल इम्यूनिटी, सो दे आर इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसके लिए हम ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है 12th में, जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको कि क्या होता है T और B लिम्फोसाइट। नाउ ये जो B लिम्फोसाइट है दैट हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन और एंटीबॉडी, सबका मतलब एक ही दोस्तों। सो ये जो होते हैं दे प्रोड्यूस, जो B लिम्फोसाइट है दे प्रोड्यूसेस याद रखो, प्रोड्यूसेस इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, और इनका तीसरा नाम है दोस्तों दैट इज एंटीबॉडीज, लाइक गमदे, एंटीबॉडीज गमदे, दैट इज IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। तो ये बता कौन बना रहा है, B लिम्फोसाइट, कौन बना रहा है दोस्तों, ये बना रहा है दैट इज अ
बी लिम्फोसाइट, याद रखो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, या फिर इन्हें सिंपली बी सेल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा। दीज आर दोस्तों स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट। उनका न्यूक्लियस कैसा है? राउंड न्यूक्लियस, ये भी क्वेश्चन आता है। उनका न्यूक्लियस कैसा है? राउंड न्यूक्लियस। CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन मेंटेन करता है? याद रखो, which is responsible to maintain CMI। और CMI में कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में सेल इन्वॉल्व होते हैं टी लिम्फोसाइट। और ह्यूमरल इम्यूनिटी में HI बोलते हैं उसे, HI म्हणजे ह्यूमरल इम्यूनिटी, उसमें इन्वॉल्व होते हैं बी लिम्फोसाइट। सो दिस इज अबाउट द लिम्फोसाइट। नाउ लिम्फोसाइट कैन बी प्रेजेंट इन दोस्तों जो लिम्फोइड ऑर्गन है हमारे बॉडी के, दैट इज स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, स्पियर पैचेस, इसमें भी होते फक्त ऐकून ठेवा, नंतर मी बोलतो। तो हो गया लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अग्रैनुलोसाइट, और जो है दोस्तों नंबर 2 पे, दैट इज मोनोसाइट। जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट, इसके बारे में जरा डिटेल में बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट अबाउट द मोनोसाइट दोस्तों, दीज आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट। MCQ, ये क्या होते हैं? लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है मोनोसाइट, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है मोनोसाइट। नाउ इनका जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, दे हैव बीन शेप्ड न्यूक्लियस। ये मत भूलो, उनका न्यूक्लियस कैसा है? बीन शेप्ड न्यूक्लियस है, बीन शेप्ड न्यूक्लियस, दैट इज मोनोसाइट। और ये जो मोनोसाइट है दोस्तों, मोनोसाइट व्हेन एंटर इनटू द टिश्यू, उन्हें कहा जाता है मैक्रोफेजेस। ये जो मोनोसाइट ब्लड में है, मोनोसाइट when monocyte enter into the tissue, they are named as a macrophage. Now what is the concept of macrophage? यहाँ पे लिखता हूँ, ये शब्द क्या है? मैक्रोफेज मतलब क्या? मैक्रोफेज का मतलब क्या है दोस्तों? उससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट बात। सो ये जो मोनोसाइट होते हैं ना, मोनोसाइट, दे आर फैगोसाइटिक सेल। ये जो मोनोसाइट है दोस्तों, दीज आर, दे आर मोनोसाइट आर फैगोसाइटिक सेल। ये क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। They are phagocytic cell. They are phagocytic cell. Now please pay attention. Phago means to engulf. Cell means, cytic means cell. Phagocytic cell मतलब क्या है? Now please pay attention. Granulate क्या होता है? Granulate का मतलब उनमें ग्रैन्यूल होते हैं। Now phagocytosis का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। Monocyte and neutrophils are phagocytic cell. बाकी के ल्यूकोसाइट फैगोसाइटिक नहीं है। Now please pay attention. Phagocytosis क्या होता है? आता जरा लक्ष्य दें। सपोज दोस्तों ये है सेल, ओके, इनका शेप कैसा होता है? अमीबॉइड, इनका शेप है अमीबॉइड। ना मान लो ये है उसका न्यूक्लियस, तो ये है कोई भी WBC, समझो मान लो ये है मोनोसाइट, ये है आइदर मोनोसाइट या फिर फैगोसाइटिक सेल, दो ही है, मोनोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल। तो ये मान लो मोनोसाइट है, दिस इज एन मोनोसाइट, वन ऑफ द फैगोसाइटिक सेल। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फैगोसाइटिक सेल? फैगोसाइटिक सेल इनगल्फ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खा डालती है। फैगोसाइटिक सेल, इसका मतलब होता है मीन्स इट इनगल्फ, मीन्स इट इनगल्फ, इनगल्फ म्हणजे गिळणे, खाऊन टाकणे, इनगल्फ द बैक्टीरिया और सेलुलर डेब्रीज, इट इनगल्फ द बैक्टीरिया एंड कोई भी सेलुलर डेब्रीज, जो सेल डिस्ट्रॉय होने के बाद बचा हुआ जो मटेरियल है उसे कहते हैं सेलुलर डेब्रीज। सेल खत्म होने के बाद जो मटेरियल बचता है उसे कहते हैं सेलुलर डेब्रीज। ये है मोनोसाइट। मान लो ये मोनोसाइट है और हमारे बॉडी के अंदर दोस्तों किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया है, हमारे बॉडी के अंदर किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया है। मान लो ये है बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया, इसने हमारे बॉडी के अंदर अटैक किया है। सपोज मान लो ये है बैक्टीरिया। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस? तो होता क्या है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होता ये है कि ये जो मोनोसाइट है, तो इसमें ये साइटोप्लाज्म है, इसका अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स वगैरह होंगे, लाइसोसोम भी होते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और ये है उसका सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल है इसलिए प्लांट सेल वॉल नहीं है। तो ये क्या करता है, खुद का शेप चेंज करता रहता है। तो मोनोसाइट, ना मोनोसाइट बिकम लाइक दिस, ये मोनोसाइट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो होता क्या है, ये मोनोसाइट कुछ इस तरह से दिखता है, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसके
साइटोप्लाज्म ना, और यहाँ पे है ये बैक्टीरिया सेम, यहाँ पे बैक्टीरिया ना। बैक्टीरिया को क्या लगता है, अरे मेरा स्वागत किया जा रहा है। ये जो बैक्टीरिया और खुश होते हैं, इनको लगता है कि मेरा स्वागत किया जा रहा है, बाहें फैला के मुझे बुलाया जा रहा है, मेरा स्वागत किया जा रहा है। तो ऐसा बैक्टीरिया को लग रहा है। और यह है मोनोसाइट, यह है दोस्तों मोनोसाइट। और फिर जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, मोनोसाइट के अंदर इंटर करता है, इट एंटर इनसाइड द मोनोसाइट। ओके, मोनोसाइट के अंदर बैक्टीरिया जाएगा। ओके, मोनोसाइट के अंदर समजा हे एरो समजून घ्या, एरो काय इंडिकेट करायला, पुढची स्टेप इंडिकेट करायला. व्हाट द एरो इज इंडिकेटिंग, इट इंडिकेटिंग द स्टेप, सेकंड स्टेप. और क्या होता है दोस्तों, इसके बाद तो बैक्टीरिया को लगता है कि मेरा स्वागत किया जा रहा है, और इन्हें कहा जाता है सूडोपोडिया. इन्हें क्या बोला जाता है, सूडोपोडिया. ये टेम्पररी एक्सटेंशन झाले साइटोप्लाज्मचं. इट इज एन टेम्पररी एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म है तो खुद ने उन्होंने अपना शेप चेंज किया है और ऐसे सूडोपोडिया बनाए. तो बैक्टीरिया को सूडोपोडिया में फॉल्स फिट, बैक्टीरिया को लगता है कि मेरा स्वागत किया जा रहा है. तो होता क्या है, जब बैक्टीरिया और करीब आने लगते दोस्तों, और जब बैक्टीरिया और करीब आने लगेंगे, सपोज मान लो यह बैक्टीरिया जब और करीब आने लगेंगे लाइक दिस, तो होता क्या है, तो इनके लिए ये दरवाजे होते हैं ओपन. इनके लिए दरवाजे होते हैं ओपन. मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है. सपोज मान लो फिर से ये है मोनोसाइट, ये उसका न्यूक्लियस दोस्तों, और ये बैक्टीरिया आ गई अंदर. अभी नाउ ये बैक्टीरिया इंटर कर गई मोनोसाइट के अंदर. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फैगोसाइटोसिस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फैगोसाइटोसिस. ये जो है दोस्तों, व्हाट इज दिस, ये है सेल मेम्ब्रेन. ये क्या है, ये पूरा ये है सेल मेम्ब्रेन. और सेल मेम्ब्रेन में वो एबिलिटी होती है कि वो थोड़ा सा रास्ता बनाए बैक्टीरिया के लिए. तो फिर जब बैक्टीरिया अंदर आएगी तो होता क्या है दोस्तों, आगे बढ़ाता हूं. फैगोसाइटोसिस हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए. तो सपोज ये है क्या अपना, दैट इज मोनोसाइट. ये है उसका न्यूक्लियस. सपोज मान लो यहाँ पे ऐसे, सॉरी आता जरा लक्ष द्या मुलांना, की इथं समजून घ्या की इथं ओपन है और बैक्टीरिया अंदर आ चुकी है. पर बैक्टीरिया जब अंदर आएगी दोस्तों, तो अभी तो ये खुश है, मेरा स्वागत किया जा रहा है करके. ओके, बैक्टीरिया तो खुश है, पर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये होने लगती है क्लोज लाइक दिस. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होने लगती है, ये होने लगती है क्लोज लाइक दिस. तब जाके बैक्टीरिया को आने लगता है टेंशन. और जो बैक्टीरिया है दोस्तों, अभी तो ठीक है, पर बैक्टीरिया जो है इसके बाद क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगी, आ जाएगी टेंशन में लाइक दिस. और ये सिनारियो कुछ ऐसा हो जाता है. सपोज ये है मोनोसाइट, ये उसका न्यूक्लियस मान लो. ओके, और ये उसके अंदर आ गई बैक्टीरिया. नाउ बैक्टीरिया फुल टेंशन में है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है. ओके, बैक्टीरिया इज नाउ इन फुल टेंशन. अरे ये तो बंद हो गया दरवाजा. फिर दोस्तों यहाँ पे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल है, उसमें से एक होता है लाइसोझाइम. त्याच्यामध्ये एंजाइम्स असतात, और जब वो एंजाइम रिलीज, तो बैक्टीरिया उस लाइसोझाइम के अंदर जाता है, और लाइसोझाइम बैक्टीरिया को डायजेस्ट करता है. मग बैक्टीरियाला कळून चुकतं की आता आपला मृत्यू अटळ आहे. बैक्टीरिया को समझ में आ रहा है कि अभी अब कुछ नहीं है, मेरी डेथ होने वाली है दोस्तों. तो बैक्टीरिया और भी नाराज हो जाता है लाइक दिस. मान लो यह है उसका न्यूक्लियस मोनोसाइट का, और ये अपनी बैक्टीरिया. नो बैक्टीरिया भी रो भी रहा है, नाराज तो हुआ भी है, और रो भी रहा है. अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अभी मैं मरने वाला हूं. और फिर दोस्तों ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फैगोसाइटोसिस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फैगोसाइटोसिस दोस्तों. इनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड किलिंग देयर आफ्टर, उसके बाद उसको खत्म करना, इसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस. आर यू गेटिंग मी और नॉट? और ये एक्चुअली देखा जाए तो एक बेसिक प्रोसेस होता है जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस. कोई भी मटेरियल सेल के अंदर जाता है तो उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस. एंट्री ऑफ एनी मटेरियल इनटू द सेल उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस. और दोस्तों
दैट इज ट्रांसफर ऑफ एनी मटेरियल आउटसाइड द सेल, उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो थोड़ा सा बेसिक मैं पढ़ाना चाहूंगा, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। चलेगा? चलेगा। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना चाहूंगा। फैगोसाइटोसिस ऑकर ओनली इन केस ऑफ बैक्टीरिया अदर ऑल्सो सेलुलर डेब्रीज हो, कोई पण मॉलिक्यूल असल मोठा एखादा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, कोई प्रोटीन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी पैथोजन है, कि मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लिया है मैंने, तो कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि ये फैगोसाइटोसिस शब्द कहां से आया है, ताकि मेरे बच्चों को पता चले कि ये क्या होता है। फैगो का मतलब होता है गिरने, हमेशा याद रखो। फैगो, फैगो का मतलब होता है गिरने, हमें इसोफेगस, वही से शब्द आया फैगो, गिरने। तो इनगल्फिंग बाय सेल उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक सेल। नाउ तो ये है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये फैगोसाइटिक सेल है। तो कुछ बेसिक बातें, ये फैगोसाइटोसिस होता क्या है, मुझे आप बोलो कि बैक्टीरिया सॉलिड है या लिक्विड है। इज दैट बैक्टीरिया लिक्विड और सॉलिड, आपको क्या लगता है? इंगल्प म्हणजे गिळणे बेटा, इंगल्प म्हणजे गिळणे, घास आपण कसा गिळतो तसं। रेकॉर्डिंग स्टार्ट आहे ना बेटा? हाँ रेकॉर्डिंग स्टार्ट आहे। माधव फुके रिकॉर्डिंग स्टार्ट है बेटा। ऑलरेडी स्टार्ट है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही। नो प्लीज पे टेन्शन, सॉलिड असतात। आता जरा लक्ष द्या, मॅक्रोफेजेस सगळे येतो ना, थांबा तुम्ही। आता जरा एंडोसाइटोसिस क्या है मैं आपको समझाता हूं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, नीट लक्ष द्या रे, मूवमेंट ऑफ substances, substances across the cell, across the cell membrane, across the cell membrane, across the cell membrane। now please pay attention, across the cell membrane, ये जो टॉपिक है इसके अंडर हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसके हेडलाइन के अंदर हम पढ़ेंगे दो बेसिक मूवमेंट होते हैं दोस्तों। इसे कहा जाता है नंबर 1, एक होता है दैट इज एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। नाउ व्हाट इज मीन बाय एंडोसाइटोसिस? नाउ एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है? एंडो मींस इनसाइड, इनसाइड, एंडोसाइटोसिस मतलब इनसाइड। और दूसरा है बच्चों एक्सोसाइटोसिस म्हणजे आउटसाइड। सेल से बाहर आ रहा है मटेरियल तो एक्सोसाइटोसिस, सेल के अंदर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस। सो एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल एंडोसाइटोसिस, और एग्जिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल, इसे कहते हैं दोस्तों एक्सोसाइटोसिस। दैट इज एंडोसाइटोसिस मींस entry of substances or movement of substances, entry of substances inside the cell, inside the cell, इसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस मींस इसका नाम है दोस्तों दैट इज exit of substances, exit of substances from the cell, exit of substances from the cell, सेल मधनं सबस्टन्सेस बाहेर येणं दैट इज एक्सोसाइटोसिस, और सेल मध्ये सबस्टन्सेस जाणं एंडोसाइटोसिस। फिनिश। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है दोस्तों। मान लो कि ये है सेल, और इस सेल के अंदर अगर कोई सब्सटेंस, सपोज ये सब्सटेंस है और ये सेल के अंदर जा रहा है दोस्तों, फ्रॉम साइट ए से बी की तरफ जा रहा है, ये जो अगर डायरेक्शन है उसकी, तो ये है दोस्तों एंडोसाइटोसिस, ये है एंडोसाइटोसिस। ओके दिस, इसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस। सपोज यहाँ पे सेल का ये न्यूक्लियस है मान लो, तो ये सेल, ये होगा एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? मान लो ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और यहाँ से ये सब्सटेंस दोस्तों सेल में से बाहर जा रहा है। ओके, इसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अगर वो सब्सटेंस सेल में से बाहर जा रहा है तो इसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। बेसिक चीज है। ओके, नाउ ये जो एंडोसाइटोसिस है इसके दो टाइप होते हैं। नाउ ये जो एंडोसाइटोसिस है इसके दो टाइप है, एंडोसाइटोसिस के दो टाइप होते हैं। एक होता है दोस्तों फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। बेसिक दो टाइप है, एक होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ये शब्द आया यहां से, फैगोसाइटोसिस, और दूसरा शब्द आया पिनोसाइटोसिस।
नो पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस ये सिलेबस में है, आगे टॉपिक सेल में। फॅगोसाइटोसिस म्हणजे सिंपल इनगल्फिंग म्हणजे गिळणे, इनगल्फिंग ऑफ द सॉलिड सबस्टन्सेस, और पिनोसाइटोसिस म्हणजे इनगल्फिंग ऑफ लिक्विड सबस्टन्सेस। फिनिश। एंडोसाइटोसिस में क्या है, फॅगोसाइटोसिस म्हणजे इनगल्फिंग म्हणजे गिळणे, इनगल्फिंग म्हणजे गिळणे खाणे, इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस, सॉलिड सब्सटेंसेस को अगर इनगल्फ कर रहे हैं बाय सेल, इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस बाय द सेल, बाय द सेल, इसे कहते हैं दोस्तों फैगोसाइटोसिस। और सेम इनगल्फिंग ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस, इनगल्फिंग ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस, engulfing of liquid substances by the cell, इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो बैक्टीरिया सॉलिड है तो दोस्तों इसे कहते हैं दैट इज फैगोसाइटोसिस। और इस फैगोसाइटोसिस का दूसरा नाम क्या है, इसे कहा जाता है सेल का खाना, सेल ईटिंग कहा जाता है, सेल ईटिंग, दैट इज फॅगोसाइटोसिस। और सेल का पीना म्हणजे सेल पाणी पिणे त्याला म्हणायचं सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस। आता कळलं फॅगोसाइटोसिस म्हणजे काय तर आणि कुठून शब्द आला। आर यू गेटिंग मी और नॉट, ये बेसिक है, ये बेसिक है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये समझ में आया। फॅगोसाइटोसिस का मतलब गिळणे, ते पण कसे मटेरियल, वो भी कैसा दोस्तों, सॉलिड सब्सटेंसेस। और पिनोसाइटोसिस मीन्स लिक्विड सब्सटेंसेस घाना, लिक्विड सब्सटेंसेस सेल मध्ये जाना। समझे, क्रिस्टल क्लियर है। ओके, तो ये बेसिक होना चाहिए। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस। और दो ही सेल ब्लड सेल में फैगोसाइटोसिस है, एक है दोस्तों दैट इज मोनोसाइट और दूसरा होता है न्यूट्रोफिल। एक है मोनोसाइट और दूसरा है न्यूट्रोफिल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों, हम बात करें दैट इज अ मोनोसाइट की, ये फैगोसाइटिक सेल है। मैंने कहा कि मोनोसाइटिक सेल ये फैगोसाइटिक सेल है, इसे कहते हैं बेसिक। आगे बढ़ते दोस्तों और बात करेंगे दैट इज नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोफेजेस। वही है मोनोसाइट में ही हम बात करें मोनोसाइट की। आगे बढ़ता हूं, मोनोसाइट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रोफेजेस। नो प्लीज पे अटेंशन, किसे कहते हैं मैक्रोफेजेस। नाउ मान लो कि यहाँ पे यह है ब्लड वेसल दोस्तों, मान लिया यह है ब्लड वेसल। नाउ इस ब्लड वेसल में ओके यह है ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल में दोस्तों बड़ी निकालता हूं तो मैक्रोफेजेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा क्या है। तो मान लो यह है ब्लड वेसल और यहाँ पे कहीं तो भी है टिश्यू, यहाँ पे कहीं तो भी है टिश्यू, यहाँ पे कहीं तो भी है टिश्यू, यह है टिश्यू, यह है टिश्यू और यह है दोस्तों ब्लड वेसल या फिर ब्लड मान लो। तो इस ब्लड में एक सेल है जिसका नाम है दोस्तों, उस सेल का नाम है मोनोसाइट। उस सेल का क्या नाम है, मोनोसाइट। उस सेल का नाम है मोनोसाइट। नाउ और ये टिश्यू में कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है, व्हेन द सेम, ये है दोस्तों मोनोसाइट। इनका नाम क्या है, इनका नाम है मोनोसाइट। ये सभी सेल इनका नाम होता है दोस्तों मोनोसाइट। ये मोनोसाइट है, मान लो ये है मोनोसाइट। और ये जो मोनोसाइट है, व्हेन दीज मोनोसाइट दोस्तों, ये मोनोसाइट अभी इनका नाम है मोनोसाइट। तो जब ये ब्लड में है तो इनका नाम है मोनोसाइट। ओके, जब ये ब्लड में है तो इनका नाम क्या है, दे आर नेम्ड एज अ मोनोसाइट। ओके, त्याला मोनोसाइट म्हणतात व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ब्लड, उन्हें कहा जाता है मोनोसाइट व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ब्लड। ये जो सभी सेल है उन्हें कहा जाता है मोनोसाइट। बट व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन टिश्यू, इंजुरी होती है टिश्यू में, तो ये जो मोनोसाइट है दोस्तों वाया एंडोथेलियल डायपेडिसिस होता है उनमें। मैंने कहा ना कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डायपेडिसिस। क्या होगा, डायपेडिसिस होईल। डायपेडिसिस मीन्स ये छोटे से एंडोथेलियल पोर से, ओके छोटा सा सपोज मान लो ये एंडोथेलियल पोर है दोस्तों, तो इस एंडोथेलियल पोर से, ये छोटे से एंडोथेलियल पोर से क्या हो जाएगा, ये छोटे से एंडोथेलियल पोर से ओके ये छोटा सा जो एंडोथेलियल
इथून ह्या ज्या सेल आहेत ना बाहेर यायला लागतील. सो ये जो प्रोसेस है दोस्तों मैंने बोला था, इस प्रोसेस को कहा जाता है, ये जो छोटी सी प्रोसेस है इसे कहा जाता है डायपेडिसिस. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डायपेडिसिस, आपको पता है. और ये कहाँ पे आ गया? इधर टिश्यू में. नाउ ये जो यहाँ पे टिश्यू में आया है, नाउ सपोज मान लो ये भी टिश्यू में आया है दोस्तों. नाउ यहाँ पे अगर ये टिश्यू में आया है विद द हेल्प ऑफ डायपेडिसिस या ऐसा, ओके, विद द हेल्प ऑफ डायपेडिसिस अगर ये ऐसे टिश्यू में आया है दोस्तों, नाउ लाइक दिस, तो अभी इनका जो नाम है यहाँ पे, इन्हें कहा जाता है मैक्रोफेजेस. वही मोनोसाइट जब टिश्यू में आते हैं तो इनका नाम है दोस्तों मैक्रोफेजेस. एमसीक्यू, मैक्रोफेजेस. ये बड़े सेल है इसलिए मोनोसाइट आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, पता है ना आपको, दे आर लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट. और जब मोनोसाइट, ब्लड के मोनोसाइट टिश्यू में आते हैं तो उन्हें कहा जाता है मैक्रोफेजेस. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जब ब्लड के मोनोसाइट टिश्यू में आते हैं तो उन्हीं को कहा जाता है मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस आर नथिंग बट these are the monocytes which are present in tissue. What are the macrophages? Macrophages क्या है दोस्तों? These are monocyte. These are monocytes present in the tissue. These are the monocytes present in the tissue. उन्हें कहा जाता है दोस्तों that is मैक्रोफेजेस. उन्हें कहा जाता है मैक्रोफेजेस. एंड ये भी याद रखो मोनोसाइटिक और फैगोसाइटिक नेचर, सो दैट मैक्रोफेजेस आर आल्सो फैगोसाइटिक इन नेचर. ये भी याद रखो, मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटिक इन नेचर. मैक्रोफेजेस भी क्या है दोस्तों? मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटिक इन नेचर. फैगोसाइटिक सेल होते हैं, मींस दे आल्सो इनगल्फ द बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिज. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं? ओके, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? नाउ दोस्तों यहाँ पे और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. मान लो कि ब्लड में और एक सेल है जिनका नाम है, मान लो, बेजोफिल. ब्लड में और एक सेल है जिनका नाम है, मान लो, ये है बेजोफिल्स. ये है बेजोफिल्स. नाउ प्लीज पे अटेंशन. ये है दोस्तों बेजोफिल्स. क्या नाम है इनका? ये है बेजोफिल्स. इनका नाम है बेजोफिल्स. मैं वही पॉइंट यहीं पे कवर करने वाला हूँ, आगे वाला पॉइंट. नाउ ये है बेजोफिल्स. नाउ अगर ये बेजोफिल्स, ब्लड में इनका नाम बेजोफिल्स है, ब्लड में इनका नाम क्या है? बेजोफिल्स कहा जाता है उन्हें. दीज आर द बेजोफिल्स इन ब्लड. बट यही बेजोफिल्स अगर टिश्यू में जाते हैं तो कोई मुझे बता सकता है इनका नाम क्या है? When the same basophil enter into the tissue, तो उनका नाम क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? मान लो यहाँ पे एक एंडोथेलियल पोर है और यहाँ से वो टिश्यू में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी उनका नाम क्या हो जाएगा? कोई मुझे बता सकता है? ओके, बेसोफिल व्हेन एंटरिंग इनटू द टिश्यू, उनका नाम हो जाएगा, किसी को पता नहीं, कोई पढ़ता नहीं है आगे वाला, कोई किसी को पता नहीं है. फेंको मत रे बेसोफेज एंड ऑल दैट, हट, फेंको मत, फेंको मत, फेंको मत. क्या बात है? नंदनी मस्के, दैट इज कॉल्ड एज अ मास्ट सेल. उन्हें कहा जाता है दोस्तों मास्ट सेल. व्हेन सपोज मान लो कि ये जो है बेसोफिल सेल, ये बेसोफिल सेल जब अभी ब्लड में है तो नाम बेसोफिल है. अगर वो टिश्यू में चले गए, अगर वो टिश्यू में चले गए, मान लो ये डायपेटिसिस हो गया. ओहो, ये देखो डायपेटिसिस. ए बन जा छोटा, बन जा छोटा, बन जा छोटा, बन जा छोटा, चल बाहर आ गया, फिर हो जा नॉर्मल साइज का. ओके, नाउ ए पहिला कलर बनणं त्याचा कुठे गेला? ओके, तर आता हे कुठे गेले? नाउ दे आर एंटरिंग इनटू द टिश्यू. नाउ अभी इनका जो नाम है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है मास्ट सेल. इनका नाम क्या है? यहाँ पे इनका नाम है मास्ट सेल. कभी मत भूलो, यहाँ पे इनका नाम है मास्ट सेल. अरे बाप रे, क्या बात करे सर. हाँ हाँ, ब्लड के मोनोसाइट टिश्यू में हो गए मैक्रोफेजेस और ब्लड के बेसोफिल टिश्यू में हो गए मास्ट सेल. ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. पर ये मास्ट सेल फैगोसाइटिक नहीं है, क्योंकि बेसोफिल खुद फैगोसाइटिक नहीं है.
पर मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटिक इन नेचर, मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटिक इन नेचर। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दैट इज सेम सेल विथ टू नेम, सेम सेल विथ टू नेम आपको पता होना चाहिए। सेम सेल, टाइटल डालो, सेम सेल विथ टू डिफरेंट नेम, टू डिफरेंट नेम, सेम सेल विथ टू डिफरेंट नेम, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, दैट इज ओके, ब्लड में क्या नाम है और टिश्यू में क्या नाम है, नेम इन ब्लड एंड नेम इन टिश्यू। तो दोस्तों एक सेल है जिसका ब्लड में नाम है मोनोसाइट, और वो अगर टिश्यू में जाते हैं तो उनका नाम बन जाता है मैक्रोफेजेस। काम सेम, फंक्शन सेम है दोनों का, फैगोसाइटोसिस। एक सेल है ब्लड में जिसका नाम है बेजोफिल, अगर वो टिश्यू में जाते हैं तो उनका नाम बन जाता है मास्ट सेल। काम सेम है, सिक्रेशन ऑफ हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपॅरिन, काम सेल काम सारखंच आहे, पण हे माहिती असणं गरजेचं आहे। हे किती सोपं आहे सांगू तुम्हाला, हे किती सोपं आहे सांगू तुम्हाला लेकरांनो, ये इतना इजी है। ये चार्ट छोटा सा बनाओ, ये छोटा सा चार्ट बना दो, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नाउ जैसे की आप एक ही हो, आपलं तुमचं शाळेमधलं नाव एक आहे, शाळेमध्ये गेला तर मॅडम तुम्हाला त्या नावाने हाक मारतात का? कोणाला म्हणतात मॅडम? ए दादा, ए दीदी, ए पिंट्या, चिंट्या, गोलू, मोलो, छोटू, असं कोणी म्हणतं का? नाही, तुमचं काय जे नाव असेल त्या नावाने हाक मारलं जातं। किंवा मामाच्या तिकडचं एक नाव आणि आपल्या गावाकडचं एक नाव, म्हणजे आपलं स्वतःचं शाळेतलं एक नाव आणि मामाच्या तिकडचं एक नाव, माणूस एकच तुम्हीच। तुम्ही सांगा तुमच्या मामाच्या तिकडं तुम्हाला काय म्हणतात? मामाच्या तिकडं तुमचं काय नाव आहे? काय नाव आहे मामाच्या तिकडं तुमचं? प्रत्येकाचं नाव वेगळं असणार आहे। ओके, भैयू, दाद्या, ओके, अबू, दीदू, ओके, बढ़िया, मोनू, जो भी है, गोटू, मोनू, चकोली, स्वीटी, ओके, असे नाव असतात। आजी आजोबांनी, मामानी, मावशीने ठेवलेले प्रेमाने अतिशय, त्या नावामध्ये जास्त जिव्हाळा आहे। आणि शाळेतले नाव सांगा तुमचे, दादू, नानू, बरोबर ना, मोनू, आणि शाळेतले नाव वेगळे। सो ये आप तो एक ही हो, आप तो एक ही हो, पर प्लेस चेंज हो गया तो नाम चेंज होता है, और फंक्शन भी तो सेम है, फंक्शन आपका काम भी तो वही है। आप अगर मामाच्या तिकडे गेलात तरी तुम्ही 11th लाच आहात आणि घरी राहिलात तरी 11th लाच आहे। वैसे ब्लड में भी है तो काम सेम है, मोनोसाइट का फैगोसाइटोसिस, मैक्रोफेजेस का काम टिश्यू में है फैगोसाइटोसिस, बेजोफिल का काम होता है सिक्रेशन ऑफ हेपैरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, मास्ट सेल भी वही करते हैं, सिक्रेशन ऑफ हेपैरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। आगे बढ़ते हैं, मैं इसे थोड़ा सा मैक्रोफेजेस को थोड़ा और इलेबरेट करना चाहूंगा। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोफेजेस याद रखो, 2-3 एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोफेजेस, एग्जाम्पल ऑफ दोस्तों मैक्रोफेजेस, 2-3 चीजें याद रखो। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोफेजेस, 3 सेल, एटलीस्ट रिमेंबर 3 सेल, मैक्रोफेजेस के 3 एग्जाम्पल, ये आगे चल के काम में आने वाले हैं। नंबर 1 दैट इज दोस्तों कफर सेल होते हैं लिवर में, दैट इज कफर सेल इन लिवर, कफर सेल इन लिवर, ये मैक्रोफेजेस है नंबर 1। दूसरा दोस्तों दैट इज पिनिथ सेल, पिनिथ याद रखो, पिनिथ सेल, स्मॉल इंटेस्टाइन में पिनिथ सेल होते हैं, याद रखो, दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। शायद फैगोसाइटिक सेल आपने पढ़े होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, एक मैंने नाम बोला था फैगोसाइटिक सेल, आपको याद है? आपको याद है फैगोसाइटिक सेल के बारे में मैंने जिक्र किया था, पेनेथ सेल होते हैं, पता है आपको? पेनेथ सेल होते हैं, ये मैक्रोफेजेस होते हैं एक्चुअली। पेनेथ सेल, पेनेथ सेल इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। और दोस्तों और एक है दैट इज, तुम्ही कुठतरी वेगळं लिहा, दैट इज माइक्रोग्लिया, क्या नाम है? माइक्रोग्लिया इन ब्रेन। तो ये सभी मोनोसाइट होते हैं ब्लड के, और ये टिश्यू में जाके लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्रेन में जाके अलग अलग नाम कमाते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दोस्तों, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोफेजेस सेल। समझे दोनों में फर्क? आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हो गए मेरी बात हो लिम्फ मोनोसाइट के बारे में।
मोनोसाइट, क्लियर है? मोनोसाइट, मोनोसाइट। और ये जो मैक्रोफेजेस है, बहुत ही बढ़िया, मैक्रोफेजेस का और एक नाम है दोस्तों, मैक्रोफेजेस और इज आल्सो कॉल्ड एज, मैक्रोफेजेस इज आल्सो कॉल्ड एज हिस्टोसाइट। हिस्टो मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू। कुठं लिहू हे? इथं लिहितो मॅक्रोफेजेस, तुम्ही सरळ लाईनला मी असं लिहितो, मॅक्रोफेजेस इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोसाइट्स। हिस्टो म्हणजे स्टडी ऑफ टिश्यू। सो जो सेल टिश्यू में है उन्हें कहते हैं हिस्टोसाइट। जो सेल टिश्यू में है दोस्तों, टिश्यू में प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे हिस्टोसाइट। जो सेल टिश्यू में प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे हिस्टोसाइट। सो याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज माइक्रोफेजेस आर आल्सो कॉल्ड एज हिस्टोसाइट। माइक्रोफेजेस आर आल्सो कॉल्ड एज हिस्टोसाइट। समझे मोनोसाइट और माइक्रोफेजेस और इसका फरक। नाउ बात करते दोस्तों, देयर इज एन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॅन्युलोसाइट बद्दल बोलूया। ग्रॅन्युलोसाइट छोट्या छोट्या गोष्टीत लक्षात ठेवा, बोलूया ग्रॅन्युलोसाइट। बी टाइप जो है दॅट इज अ ग्रॅन्युलोसाइट, ग्रॅन्युलोसाइट। आणि त्याच्यामध्ये नंबर 1 ला येतील ग्रॅन्युलोसाइट, त्याच्यामध्ये नंबर 1 ला येतील, लक्षात ठेवा, दॅट इज, बोलूया न्यूट्रोफिल बद्दल बोलायला मला आवडेल, न्यूट्रोफिल। नाउ ये जो न्यूट्रोफिल है दोस्तों, न्यूट्रोफिल, याच्याबद्दल 2-3 लाईनी अतिशय महत्वाच्या। हे नावक आहेत, ग्रॅन्युलोफाइल आर 3 टाइप, दे आर ग्रॅन्युलोसाइट जे आर 3 टाइप बेस्ड ऑन देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी। ग्रॅन्युलोसाइट आर 3 टाइप, ते 3 टाइप आहेत ग्रॅन्युलोसाइट, दे आर 3 टाइप्स, दे आर 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन देयर स्टेनिंग म्हणजे कशाला कलर देतात ते, कौन सा स्टेन वो लेते हैं, एसिडिक, बेसिक और दोनों, बेस्ड ऑन देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी, बेस्ड ऑन देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टी क्या है। सो न्यूट्रोफिल, नाउ ये जो न्यूट्रोफिल, इनका नाम ऐसा क्यों है दोस्तों न्यूट्रोफिल? तो ये जो दोस्तों इनमें ग्रैनुलोसाइट में ग्रैनुल्स होते हैं, कंटेन, न्यूट्रोफाइल कंटेन देयर साइटोप्लाज्म कंटेन दोस्तों ग्रैन्यूल्स, देयर साइटोप्लाज्म, उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, देयर साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रैन्यूल्स। थोड़े से फाइन ग्रैन्यूल्स होते हैं और भी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे पर हमें पता होना चाहिए, देयर साइटोप्लाज्म कंटेन ग्रैन्यूल्स। मैं दिखाने वाला हूं ये कैसे दिखते हैं ग्रैन्यूल्स। नाउ एंड दीज ग्रैन्यूल्स take both acidic and basic stain. These granules, ये जो granules होते हैं साइटोप्लाज्म में, take म्हणजे कलर घेतात, take both, they are stained with both acidic and basic stain. हे केमिकल स्टेन म्हणजे काय, एनी पिगमेंट, एनी कलर्ड सबस्टन्स। स्टेनिंग एक प्रॉपर्टी, तुम्हाला हे कळायला पाहिजे। स्टेन काय करायला लागले सर? स्टेन म्हणजे एक कलर्ड सबस्टन्स असतो, ते एखादी सेल ते घेत असते आणि त्या कलरची बनत असते ती, समजते? त्याला म्हणायचं स्टेनिंग। एखाद्या सेलला आपल्याला कलर द्यायचा, आपल्याला ओळखता कसं येणार आहे की हाउ कैन वी डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट कौन से है, मोनोसाइट कौन से है, बेसोफिल कौन से है, न्यूट्रोफिल कौन से है? ये प्रॉब्लम आ जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ। दीज ग्रैन्यूल्स, देयर ग्रैन्यूल्स दोस्तों, दीज ग्रैन्यूल्स हैं, देयर ग्रैन्यूल्स, इनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं टेक बोथ एसिडिक एंड बेसिक स्टेन। तो इसीलिए वो न्यूट्रल कहा जाता है उन्हें, इसीलिए उसका नाम है न्यूट्रल, उसे कहा जाता है न्यूट्रल। न्यूट्रल इन नेचर है क्योंकि बोथ एसिडिक एंड बेसिक स्टेन लेते हैं। मैं स्टेनिंग अब आपको समझाता हूं, स्टेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। नाउ दोस्तों ये जो न्यूट्रोफिल है, दे फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे फॉर्म दोस्तों दैट इज 60 to 65%, they form 60 to 65% of total WBC. They are 60 to 65% of total ल्यूकोसाइट जो है, टोटल ल्यूकोसाइट या फिर टोटल WBC के 60 to 65% न्यूट्रोफिल है। इसीलिए न्यूट्रोफिल दे आर दोस्तों, दे आर मोस्ट अबंडेंट सेल, दे आर मोस्ट abundant cell, they are most abundant cell. Now please pay attention, they are most abundant cell.
दैट इज न्यूट्रोफिल। दे आर मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट है, दे आर मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट, सबसे ज्यादा इनका नंबर है न्यूट्रोफिल का। नाउ दे आर फैगोसाइटिक सेल along with monocyte, they are phagocytic cell, they are phagocytic cell। हमेशा याद रखो phagocytic नेचर होता है, phagocytic सेल है न्यूट्रोफिल्स। दे आर phagocytic सेल along with monocyte, दो ही सेल phagocytic सेल है दोस्तों, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। phagocytic मतलब आपको समझ में आएगा, दे इनगल्फ बैक्टीरिया, वायरसेस और सेलुलर डेब्रिज, मींस दे इनगल्फ, फिर से लिखता हूं, दे इनगल्फ बैक्टीरिया, दे इनगल्फ बैक्टीरिया, वायरसेस बैक्टीरिया, वायरसेस, एनी पैथोजन, कोई भी हो, एनी पैथोजन एंड सेलुलर डेब्रिज। जो सेल अगर डिस्ट्रॉय होती है या फिर सेल डेब्रिज, तो जो बचा हुआ मटेरियल है उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, they eat the cellular debris, उसे कहते हैं न्यूट्रोफिल। नाउ प्लीज पे अटेंशन दोस्तों, ये जो न्यूट्रोफिल है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज दे आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर आल्सो नोन एज पॉली, उनका नाम है दोस्तों पॉली, नहीं, ये जो न्यूट्रोफिल होते हैं, दे आर लुकिंग लाइक दिस। सपोज मान लो ये है न्यूट्रोफिल, सपोज ये है न्यूट्रोफिल। नाउ इस न्यूट्रोफिल में क्या है, तो दोस्तों ये है ग्रैन्यूल्स, मिथिलीन ब्लू बेसिक डाई ले लिए उसने ग्रैन्यूल्स, और कुछ ग्रैन्यूल्स दे आर टेकिंग वायलेट, यस, these are the granules, now these granules are taking acidic dye, लक्षात ठेवा, इओसिन म्हणतात त्याला, व्हायलेट ऍसिडिक डाय असतं आणि ब्ल्यू म्हणजे बेसिक डाय आहे। ये असे ग्रैन्यूल्स है त्याच्याकडे, ये ग्रैन्यूल्स है इसके साइटोप्लाज्म में, ये है न्यूट्रोफिल, उसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल। नाउ ये यहाँ पे है, इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो पेंटालोब्ड होता है। न्यूक्लियस एकच है, एकच न्यूक्लियस है, पण त्याचे 5 लोब आहेत, 1 2 3 4 और 5। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, न्यूक्लियस एक ही है बच्चों, इसके लोब 5 है, न्यूक्लियस एक ही है, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, पर 5 न्यूक्लियस नहीं है। ये मत बोलो ये 5 नहीं है, ये पेंटालोब्ड न्यूक्लियस कहते हैं उसे। कैसा न्यूक्लियस है, पेंटालोब्ड न्यूक्लियस है, इसे कहते हैं दोस्तों पेंटालोब्ड न्यूक्लियस। ऍक्च्युअली ना देखा जाए तो आता मला दाखवता येणार नाही, पर याच्यामध्ये ना अशी हे असतं, ये जो है ना इन दोनों के बीच में ना ऐसा ये होता है, स्पेस होता है लाइक दिस, ये ऐसा, पण ये दिसणार नाही तुम्हाला म्हणून मी दाखवले पेंटालोब, इन दोनों के बीच में ऐसा स्पेस है, इनमें भी स्पेस है, तो इसे कहते हैं दोस्तों पेंटालोब्ड, 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है, 5 लोब्ड न्यूक्लियस। और कभी कभी 3 लोब्ड होता है, कभी कभी 5 लोब्ड होता है। 5 लोब्ड न्यूक्लियस दोस्तों ये फीचर होता है, 5 लोब्ड या फिर 3 लोब्ड न्यूक्लियस हो सकता है, 5 लोब्ड न्यूक्लियस होता है, याद रखो 5 लोब्ड न्यूक्लियस खास करके, दिस इज एन फीचर ऑफ पॉली न्यूट्रोफिल। और ये न्यूक्लियस जो है ना शेप चेंज करता है, इसके 5 लोब है, लोब 5 है, हाई एकच न्यूक्लियस पर ये शेप चेंज करता रहेगा। कैसे सर बताओ ना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज ये पूरा न्यूक्लियस है दोस्तों, ये अभी पूरा न्यूक्लियस हो गया, तो ये शेप चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, लाइक दिस, मान लो ये ऐसा, ये ऐसा, ये क्योंकि 5 लोब है तो ये शेप चेंज करता रहता है, तो इसीलिए पॉलीमॉर्फिक किस बैक्टीरिया में ऐसा होगा, कुछ न्यूट्रोफिल में ऐसा हो जाएगा, कुछ न्यूट्रोफिल में इस टाइप का, कुछ न्यूट्रोफिल में उस टाइप का, कुछ न्यूट्रोफिल में ऐसा। तो ये जो न्यूक्लियस है ना शेप चेंज करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है, इस सेल इज आल्सो नोन एज, इस सेल का दूसरा नाम है दोस्तों, इसे कहा जाता है, दिस इज न्यूट्रोफिल इज आल्सो कॉल्ड एज अ न्यूट्रोफिल। हमेशा याद रखो न्यूट्रोफिल is also known as
नोन एज, इसका दूसरा नाम है दोस्तों, दैट इज इट इज आल्सो नोन एज अ पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। समझ लो क्या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है। पॉली मीन्स मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, मॉर्फो मीन्स शेप, एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो पॉलीमॉर्फो क्या है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ऐसे ल्यूकोसाइट जिसका न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक है उसे कहा जाता है PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। समझे क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस खुद का शेप चेंज कर रहा है, और वो 5 न्यूक्लियस है कि नहीं, एक ही न्यूक्लियस है बट पेंटालोब्ड है। ओके, वो ज्वाइन है एक दूसरे से। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेंटालोब्ड न्यूक्लियस, पेंटालोब्ड न्यूक्लियस, 5 लोब न्यूक्लियस। क्लियर है? ओके यस। नाउ और बातें न्यूट्रोफिल के बारे में जो भी है 12th में, 11 12 में जो भी है यहीं पे बात करेंगे न्यूट्रोफिल के बारे में। ये नाम हो गया पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये आता है, ये फैगोसाइटिक सेल है, हमेशा याद रखो दोस्तों। नाउ यहाँ पे एक शब्द आएगा, दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रम स्टिक, या फिर याद रखो दोस्तों बार बॉडी। बार बॉडी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बार बॉडी या फिर उसका नाम होता है दोस्तों सेक्स क्रोमैटिन, सेक्स क्रोमैटिन, सेक्स क्रोमैटिन, और उसे कहते हैं ड्रम स्टिक, ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक असते ना तसं ते ड्रम स्टिक है, लक्षात ठेवा। ना ये बार तो साइंटिस्ट का नाम है। ये क्या होता है बार बॉडी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बॉडी क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे बॉडी टॉपिक है दैट इज जेनेटिक्स, तो उसमें ये बार बॉडी का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए कि बार बॉडी एग्जैक्ट क्या होता है दोस्तों। ओके नाउ ये क्या होता है दोस्तों बार बॉडी? सांगतो तुम्हाला बार बॉडी क्या होता है। सेक्स क्रोमैटिन और ड्रम स्टिक, ये क्या है दोस्तों? ये इट इज दोस्तों इट इज a spherical structure. It is a spherical or a drumstick like structure. It is a drumstick. Drum वाजवायची जी स्टिक आहे ना तसं, it is a drumstick like structure, present in now याद रखो present in nucleus of neutrophil, present in nucleus of neutrophil, present in nucleus of neutrophil of human female, और सभी न्यूट्रोफिल में नहीं, कुछ न्यूट्रोफिल में। तर आपल्या जो हमें जो ह्यूमन में मेल और फीमेल है, उसके फीमेल और फीमेल के न्यूट्रोफिल, वो फीमेल के न्यूट्रोफिल में दोस्तों एक ड्रम स्टिक लाइक अपीयरेंस होता है उसके न्यूक्लियस में, उसे कहते हैं बार बॉडी, सेक्स क्रोमैटिन और ड्रम स्टिक। ये क्या है दोस्तों? याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लर्न करने हो। इट इज नथिंग बट इट इज इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है। इट इज इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होता है, हमेशा याद रखो। It is an inactivated X chromosome. It is an inactivated X chromosome होता है। In short, कौन? सेक्स क्रोमैटिन, ड्रम स्टिक और बार बॉडी। एक इनएक्टिव क्या न्यूट्रोफिल बी सेड एक्स ऑफ मैक्रोफेजेस? नहीं, एग्जांपल ऑफ मैक्रोफेजेस गलत। इट इज इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम असते बार बॉडी। इट इज एन इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम आहे, हे लक्षात ठेवा, हे महत्वाचं आहे। आणि एवढंच आहे की जेवढे क्रोमोझोम एक्स क्रोमोझोम असतील, ओके, त्याच्यातनं एक -1 मग असतं बार बॉडीचा नंबर, लक्षात ठेवा। ठीक आहे, एवढंच लक्षात ठेवा। बार बॉडी, सेक्स क्रोमैटिन, ड्रम स्टिक न्यूट्रोफिलचं फीचर आहे। पुढे बोलतो जरा लक्षात ठेवा, दैट इज दोस्तों बात की जाती है
इसके बाद आएंगे दैट इज बेजोफिल बद्दल बोलतो, बेजोफिल्स, बेजोफिल्स किंवा इओसिनोफिल बद्दल बोलूया, दैट इज इओसिनोफिल्स. नाव ये जो इओसिनोफिल्स आहे किंवा बेजोफिल बद्दल बोलूया. हे डझंट मॅटर की मी कसा सिक्वेन्स घ्यायला लागलोय. बेजोफिल्स लक्षात ठेवा, हे बेजोफिल्स असतात. हे काय कुठली स्ट्रेन घेतात, दे टेक, ये जो बेजोफिल आहे दोस्तों, दे टेक बेसिक स्टेन, आणि तिचं नाव आहे बेसिक स्टेन घेतात ते, दे टेक बेसिक स्टेन. ओके, देयर ग्रैन्युल्स टेक द बेसिक स्टेन, दैट इज, उसका नाम है दोस्तों मिथिलीन ब्लू. ये भी याद रखो, बेसिक स्टेन का नाम है मिथिलीन ब्लू. बस याद रखो, ये भूल जाओ नाम क्या है, ब्लू, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिक स्टेन, इतना याद रखो. अब ये जो बेजोफिल्स है दोस्तों, बेजोफिल्स दे आर 0.5 या फिर 0 to 1% of total WBC, so they are least abundant. Basophils are दोस्तों least abundant, सबसे कम है. These are least abundant leukocyte, सबसे कम ल्यूकोसाइट है, दैट इज बेजोफिल. अब ये जो बेजोफिल है दोस्तों, इनका अगर बात करें, जो न्यूक्लियस होता है बेजोफिल का न्यूक्लियस याद रखो, इट इज 2 lobed न्यूक्लियस है. बेजोफिल का न्यूक्लियस 3 lobed न्यूक्लियस है. बेजोफिल का न्यूक्लियस 3 lobed न्यूक्लियस होता है. मैं कैसे याद रख पाता हूँ कि मुझे बी में ना 3 दिखाई देते हैं. ये जो बी है इसमें मुझे हमेशा 3 दिखाई देता है, ये देखो. इसलिए आई कैन रिमेम्बर, इसके ऊपर एमसीक्यू है कि किसका न्यूक्लियस कितना लोब्ड होता है. सो 3 लोब्ड न्यूक्लियस बेजोफिल का है. बेजोफिल का न्यूक्लियस 3 लोब्ड होता है दोस्तों. नाउ ये जो बेजोफिल है, दे सीक्रेट्स, ये याद रखो, बेजोफिल दोस्तों सीक्रेट्स, ओके, दैट इज दे सीक्रेट्स हेपेरिन. वो हेपेरिन रिलीज करते हैं. हेपेरिन के बाद वो हिस्टामाइन रिलीज करते हैं. हिस्टामाइन नाम का केमिकल है. एंड फिर दोस्तों दे कैन आल्सो रिलीज सीरोटोनिन, या फिर मैं ऐसे लिखता हूं, हिस्टामाइन रिलीज करेंगे, हिस्टामाइन, फिर रिलीज करेंगे सीरोटोनिन एंड लास्टली हेपेरिन. These are the chemical released by basophil. These are the chemical released by basophil. Histamine, serotonin, and heparin. Now please pay attention. ये शेप दिया है तो 3 लोब याद रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 लोब. नाउ प्लीज पे अटेंशन. सो हे लक्षात कसं ठेवायचं कि बेजोफिल ये 3 मॉलिक्यूल सीक्रेट करती है, 3 केमिकल रिलीज करती है. कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, याद रखो, दैट इज, एक गाना याद रखो, दैट इज, एक फ्रेज याद रखो, जैसे मैं बोल रहा हूं, बेजो हिस्टा सीरो हेपा. बेजो याद रखो दोस्तों, बेजो, इसके बाद हिस्टा, बेजो हिस्टा सीरो हेपा, बेजो हिस्टा सीरो हेपा, बेजो हिस्टा सीरो हेपा, बेजो हिस्टा सीरो हेपा. असं लक्षात ठेवा, इथं कॉमा देतो, ब्रेक घ्यायचा. बेजो हिस्टा सीरो हेपा, बेजो हिस्टा सीरो हेपा किंवा बेजो हिस्टा सीरो हेपा म्हणजे बेजोफिल सिक्रेट, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन आणि हेपॅरिन. बेजोफिल सिक्रेट, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपॅरिन, ह्या सगळ्यांचे नाव आणि काम मला माहित असणं गरजेचं आहे दोस्तों. हमेशा याद रखो, ये जो हिस्टामाइन होता है, हमेशा याद रखो, ये जो हिस्टामाइन है वो दोस्तों याद रखो, वो ना वैजो कंस्ट्रिक्टर है. वैजो कंस्ट्रिक्टर मतलब ना, सॉरी, वैजो कंस्ट्रिक्टर नहीं है, एचडी, वो वैजो डायलेटर है. वैजो डायलेटर का मतलब होता है कॉजेस डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल, कॉजेस डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल, डायलेटेशन, तो ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ाएगा, ऑफ डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल, सो उसका डायमीटर बढ़ाता है,
दैट इज हिस्टामाइन, हमेशा याद रखो वैसोडाइलेटर है, कॉजेस डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल, हिस्टामाइन। नो प्लीज पे अटेंशन। साथ ही साथ ये जो हिस्टामाइन है, कंफ्यूज करना चाहूंगा आपको, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर है, अपने अस्थमा में पड़ा होगा, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर नहीं, मैं बाद में लिखता हूं, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, बाद में करता हूं। वैसोडाइलेटर कैसे याद रखेंगे, एचडी याद रखो, एचडी टीवी है ना, एचडी चैनल आ चुके हैं, एचडी याद रखो, एच डी मतलब हिस्टामाइन इज अ डायलेटर। अरे किसका डायलेटर, वेसल का डायलेटर, एच डी याद रखो, हिस्टामाइन इज डायलेटर, हिस्टामाइन इज डायलेटर। आगे बात करते हैं दोस्तों, नंबर 2 पे आएगा, दैट इज सीरोटोनिन, ये वाजो कंस्ट्रिक्टर होता है। सीरोटोनिन नाम का एक केमिकल है, सीरोटोनिन दोस्तों ये वाजो कंस्ट्रिक्टर है, म्हणजे वैसो म्हणजे ब्लड वेसल्स, वैसो म्हणजे यहाँ पे ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्टर मीन्स उसको दबा रहा है, तो ब्लड वेसल का डायमीटर कम कर रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्टर है। सो कॉजेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, कौन, सीरोटोनिन कॉजेस। तो ये क्या करेगा दोस्तों, अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो बीपी डिक्रीज इंक्रीज करेगा। सो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो दोस्तों दैट इज इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। हिस्टामाइन डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, क्योंकि वैसोडाइलेटर होने के बाद अगर ब्लड वेसल बड़े हो रहे हैं उसका डायमीटर, तो बीपी अपने आप कम हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता है दैट इज तीसरा है हमारा, दैट इज हेपेरिन। और ये हेपेरिन क्या है, मैंने पहले ही बोला है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। मतलब क्या होता है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट का मतलब होता है इट प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट मींस ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होता है, मेंटेन द ब्लड इन फ्लूइड स्टेट। ओके, प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कोएगुलेशन नहीं होने देता है हेपेरिन, प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। और मेन उसका काम होता है दोस्तों, इट मेंटेन द ब्लड इन फ्लूइड स्टेट, मेंटेन ब्लड इन लिक्विड स्टेट और फ्लूइड स्टेट। फ्लूइड स्टेट क्लॉटिंग नहीं होने देता है, इन लिक्विड स्टेट, ऐसे बोलता हूं लिक्विड स्टेट, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है हेपेरिन, याद रखो हेपेरिन। ज्या लोकांमध्ये ब्लड क्लॉट सुरू बनलेले आहेत त्यांना हे हेपॅरिन वगैरे इंजेक्शन देतं बघा, लो मॉलिक्युलर वेट हेपॅरिन वगैरे। कोणाच्या आई वडिलाला चालू असतील बघा, वडिलाला खास करून, जिनको या फिर आजोबाला व्हेरिकोज वेन हुआ है, वडिलाला नाही पण आजोबाला व्हेरिकोज वेन सुजलेले आहेत, त्यांना लो मॉलिक्युलर वेट हेपॅरिन। टाइम झाला, आय नो दॅट, थांबतो मी, ठीक आहे। डेथ होऊ शकते का नाही, एवढं नाही, एवढंच लास्ट पॉइंट बोलतो, तरी पण इओसिनोफिल बद्दल बोलायचं राहिलं मुलांनो। When basophil, नोट याद रखो, when basophil enter into the tissue उन्हें कहते हैं मास्ट सेल। When basophil, जो ब्लड के बेसोफिल है दोस्तों, ब्लड के बेसोफिल enter into the tissue, enter into the tissue known as mast cell, उन्हीं को क्या बोला जाता है, मास्ट सेल। And function of mast cell and basophil are same। दूसरी बात, that is function of mast cell and basophil are same। function of basophil वही function है, function of basophil and mast cell are same दोस्तों, same। mast cell also secrete वही, that is histamine, serotonin, heparin। ये लक्षात ठेवा, हे लक्षात ठेवा, हे महत्वाचं आहे। इओसिनोफिल बोलायचं राहिलंच आणखी 4च वाक्य, पर फिर भी रह गया, कल बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। 11th ऍडमिशनचा फॉर्म ऑफलाईन आहे सध्या, ऑनलाईन नाही, ऑफलाईन आहे, जाऊन ऍडमिशन घ्यायचं आहे, ठीक आहे। टीएनडी दुपारी वगैरे घेऊया, थोडे तर हे आहे, दुपारी घेऊया टीएनडी, ठीक आहे, टीएनडी दुपारी घेऊया, तर घेऊ आता टीएनडी, घेऊ का आता, सोपं आहे, वेळ झालाय, ठीक आहे, नको, चला दुपारी घेऊ। सर प्लीज रिवाइज द स्लाइड ऑफ फॉर स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट
घ्यायची गरज नाही, मी पाठवून देतो तुम्हाला, पटापट रिवाइज करतो. टाइप ऑफ ल्युकोसाइट, अग्रॅन्युलोसाइट, ग्रॅन्युलोसाइट. ग्रॅन्युलोसाइट, granules are absent in their cytoplasm, agranulocyte. Granules are present in their cytoplasm, granulocyte. अग्रैनुलोसाइट में पहले लिम्फोसाइट, दे आर स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट. राउंडेड, राउंड न्यूक्लियस होता है या फिर राउंडेड न्यूक्लियस होगा, ऐसी बात करेंगे कि राउंडेड कैसा न्यूक्लियस है, राउंडेड न्यूक्लियस होगा. और ये जो लिम्फोसाइट है उसके दो टाइप होते हैं, उसके टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट दो है, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट दो है. टी लिम्फोसाइट, B lymphocyte. T lymphocyte involved in cell mediated immunity, B lymphocyte involved in humoral immunity. और B lymphocyte produces immunoglobulin, gamma globulin, antibodies. फिर दोस्तों बात करते हैं आगे जाके, दैट इज कि मोनोसाइट क्या होता है. लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है, बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है, दे आर फैगोसाइटिक सेल, मींस इट इनगल्फ द बैक्टीरिया, सेलुलर डेब्रीज. मैंने कहा कि ये प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस है. आगे बढ़ते दोस्तों, फिर कहा कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, endocytosis, exocytosis. So entry of substances inside the cell, endocytosis, और exist of substances from the cell, उसे कहते हैं exocytosis. Endocytosis मध्ये दोन पार्ट, फॅगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस. सॉलिड मटेरियल आतमध्ये घेणं फॅगोसाइटोसिस, लिक्विड मटेरियल घेणं पिनोसाइटोसिस. फॅगोसाइटोसिसचं दुसरं नाव सेल इटिंग, पिनोसाइटोसिसचं दुसरं नाव सेल ड्रिंकिंग. पुढे हाय सिलेबसला आहे. मग मॅक्रोफेजेस काय असतात, मोनोसाइट जर का टिश्यू मध्ये गेले तर त्यांना मॅक्रोफेजेस म्हणायचं. These are the monocyte present in tissue. तो macrophages are also phagocytic nature. त्याचे एक्झाम्पल आहेत कपर सेल इन लिव्हर, पॅनेथ सेल इन स्मॉल इंटेस्टाइन और मायक्रोग्लिया इन ब्रेन. किंवा बेझोफिल जर टिश्यू मध्ये आले तर त्यांना मास्ट सेल म्हणतात. मॅक्रोफेजेसचं दुसरं नाव हिस्टोसाइट, हे तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. पुढे गेलो, ग्रॅन्युलोसाइट म्हणजे तीन टाइप आहेत बेस्ड ऑन देअर स्टेनिंग प्रॉपर्टीज. न्यूट्रोफिल बद्दल बोललो, देअर सायटोप्लाझम कंटेन फाईन ग्रॅन्युल्स आणि दिस ग्रॅन्युल टेक बोथ ऍसिडिक अँड बेसिक डाय. बघा ना, ब्ल्यू म्हणजे बेसिक डाय असतं आणि व्हायलेट म्हणजे पर्पल म्हणजे ऍसिडिक डाय. सो दे आर 60 to 65% ऑफ टोटल ल्युकोसाइट. सो मोस्ट अबंडंट ल्युकोसाइट असतात न्यूट्रोफिल. दे आर ऑल्सो फॅगोसाइटिक इन नेचर. दे इनगल्फ बॅक्टेरिया, व्हायरसेस, एनी पॅथोजन अँड सेल डेब्रीज. पेंटालोब्ड न्यूक्लियस असतो, फायलोब्ड न्यूक्लियस आहे न्यूट्रोफिल, म्हणून त्याला PMNL म्हणतात, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्युकोसाइट. त्यांच्या न्यूक्लियस मध्ये एक ड्रमस्टिक अपियरन्स वाला एक सबस्टन्स असतो, तो इनॅक्टिव्हेटेड एक्स क्रोमोझोम आहे, त्याला बारबॉडी सेक्स क्रोमॅटिन किंवा ड्रमस्टिक म्हणतात, हे माहित असू द्या. आणि फक्त हा फिमेल, ह्युमन फिमेल मध्येच असतो. म्हणजे बारबॉडी हे सेक्स डिटर्मिनेशन साठी इम्पॉर्टंट आहे. इट इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. ओके, इट हेल्प इन सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, कि मेल है या सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस, वो मेल है या फीमेल है तो हमें पता चलता है. जिसमें बार बॉडी है वो फीमेल होगा. बेझोफिल्स म्हणजे बी मध्ये 3 आहे, म्हणजे 3 लोब्ड न्यूक्लियस आहे. टेक बेसिक स्टेन, वो मिथिलीन ब्लू है, 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBC, लिस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइड है. 3 लोब्ड न्यूक्लियस होता है. सीक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन. बात ऐसे याद रखिए, बेजो हिस्टा सीरो हेप्पा, बेजो हिस्टा सीरो हेप्पा, बेजो हिस्टा सीरो हेप्पा. नंतर 7 नंबरला त्याचं काम, हिस्टामाइन हा HD लक्षात ठेवा, वॅझोडायलेटर आहे. चॅनल बदललं तर एक तरी HD चॅनल लागेल, त्याच्यावर लक्षात ठेवा. हिस्टामाइन वॅझोडायलेटर आहे, कॉजेस डायलिटेशन ऑफ ब्लड व्हेसल, त्यामुळे बीपी थोडा कमी होतो. सिरोटोनिन सिक्रेट झालं तर वॅझो कन्स्ट्रिक्ट करतं, कॉजेस कन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड व्हेसल, बीपी थोडासा वाढू शकतो. हेपॅरिन हे नॅचरल अँटीकोअग्युलंट आहे, कॉजेस कोॲग्युलेशन ऑफ, प्रिव्हेंट कोॲग्युलेशन ऑफ ब्लड अँड मेंटेन ब्लड इन अ लिक्विड स्टेट. When basophil enter into the tissue, त्याला मास्ट सेल म्हणतात. फंक्शन ऑफ बेझोफिल अँड मास्ट सेल सेम. मास्ट सेल आल्सो सिक्रेट दोस्तों हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपैरिन. ठीक है, ठीक ठीक है. स्ट्रेप्टोकाइनेज अँटीकोअग्युलेंट नहीं कहते उसे, वो क्लॉट बस्टर है. क्लॉट झाल्याच्या, हे क्लॉट होऊ देत नाही हेपॅरिन, आणि स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट झाल्याच्या नंतर ब्रेकडाऊन करतो, क्लॉट झाल्याच्या नंतर ब्रेकडाऊन करतो. ठीक आहे. हिमांशु, हे जे 22 चॅप्टर त्याचं डिव्हिजन नेटवर एक क्लिकवर आहे, तेवढं सांगायला वेळ नाहीये. तू नेटवर बघू शकतोस, कुठं बॉटनी, कुठं झुलॉजी, हे तुला सगळं कळेल. आणि आपले टॉपिक आतापर्यंत झालेले आहेत, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम,
डायजेशन अँड ऍब्झॉर्प्शन आणि ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. 4 टॉपिक झालेत. आता हा 5वा आणि ॲनिमल किंगडम 6वा टॉपिक चालू आहे. ठीक आहे. एक्सटर्नल कॉलेज चांगलं, मॅन्युअल कॉलेजला ऍडमिशन घ्या. ठीक आहे, मॅन्युअल कॉलेजला ऍडमिशन घ्या. ते दळवी सरांचं कॉलेज आहे, त्यांचा नंबर वाटल्यास तर मी शेअर करतो, तो बघा, तुम्ही त्यांना कॉल करा. ठीक आहे, ते चांगलं आहे बघा. चांगलं आहे. थोडंसं काय वाटलं तर मला फोन करा. थोडेफार पैसे वगैरे कमी झाले, करता आले तर मी करेल बरं का. सांगू शकत नाही पण करू शकतो. ठीक आहे, त्यांचं कॉलेज आहे, दॅट इज त्यांचा नंबर घ्या दळवी सरांचा. दळवी सर चांगलं आहे. इथं काय कुठं जायची गरज नाही वगैरे काय नाही. ठीक आहे, त्यांचा नंबर आहे 92 60 60 92 60 60 6061 हा नंबर आहे. स्प्रिंगडेल असं काहीतरी त्याच्या कॉलेजचं नाव आहे. छान आहे, म्हणजे जायची गरज नाही. हे नंबर घ्या, त्यांना कॉल करा, माझं नाव सांगून द्या. ठीक आहे, चालतंय. त्यांना सगळं माहिती, ते सगळं तुम्हाला सांगतील. प्लाझ्मा विदाउट क्लॉटिंग फॅक्टर सिरम ना. हो, न्यू बॅच पण सुरू करूया. व्हॉट अदर सब्जेक्ट शुड वी टेक अलॉंग विथ पीसीबी. त्यांच्याकडनं ऑफिस मॅनेजमेंट नावाचा एक सब्जेक्ट आहे, ते घ्यायचा प्रयत्न करा. त्याच्यात खूप फायदा होईल तुम्हाला, असं मला वाटतं. ऑफिस मॅनेजमेंट सेकंड लँग्वेज कटून जाते, सर्वात महत्त्वाचं. दुसरं की भविष्यात कधी ना कधी त्या ऑफिस मॅनेजमेंट सहज तुम्ही वाचू शकताय आणि तुम्हाला कधी ना कधी बेनिफिशियल होईल. तिसरा फायदा आहे की त्याचं प्रॅक्टिकल 80 मार्काला 120 मार्काला थेरी आहे, तर ते प्रॅक्टिकलचे तुम्हाला चांगले मार्क मिळू शकतात, आउट ऑफच मिळतात. थेरी पण एकदम इझी असते. ते लोक शिकवतात तुम्हाला तर ऑफिस मॅनेजमेंट, त्यांच्याकडे टीचर आहेत, ते ऑनलाईन तुम्हाला शिकवतील, जसं हळूहळू समजून घ्या. डेअरी सायन्स वगैरे किंवा स्प्रिंगडेल ज्युनियर कॉलेज. पीसीएमबी घेऊ नका असं म्हणायचं, पण पीसीएमबीचं ट्युशन लावा. तुम्हाला इंजिनिअरिंग साईडला जायचं तर घ्या, तुम्हाला मॅथ जरा जमतंय तर घ्या. समजा तुम्हाला मॅथ बऱ्यापैकी जमतंय, जास्त लक्ष द्यायची गरज नाही तर घ्या तुम्ही, काय फरक पडत नाही. पीसीएमबी तुम्ही सहज मॅथ काढू शकता तर घ्या, असं मला म्हणायचं आहे. डायलेशन ऑफ ब्लड काय असतं? डायलेशन ऑफ ब्लड व्हेसल असतं उन्मेष. डायलेशन ऑफ ब्लड व्हेसल म्हणजे तिचा डायमीटर मोठा होणे. छोटा डायमीटर आहे तर मोठा होणे. डायलेशन ऑफ ब्लड नाही, डायलेशन ऑफ ब्लड व्हेसल असतं. ठीक आहे. सर वी टेक फिजियोलॉजी इन्स्टेड ऑफ ऑफिस मॅनेजमेंट. फिजिकोलॉजी काय, सायकोलॉजी म्हणायचं का? सायकोलॉजी पण घेऊ शकताय, सायकोलॉजी पण घेऊ शकता, पण मग तुम्हाला सेकंड लँग्वेज घ्यावं लागेल. 2 पेपर येतील, सेकंड लँग्वेज घ्यावं लागेल, हिंदी, संस्कृत, IT कुठली तरी. बेझोफिलला तसं म्हणत नाहीत, फक्त मोनोसाइटलाच हिस्टोसाइट म्हणतात. 11th कोणते सब्जेक्ट असतात? 11th तेच आहेत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, कुठला तरी मॅथ किंवा मॅथच्या ऐवजी दुसरा एखादा शब्द असेल, सब्जेक्ट असेल, एखादी सेकंड लँग्वेज, किंवा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आणि ऑफिस मॅनेजमेंट आणि मग इंग्लिश असं असेल. किंवा क्रॉप सायन्स पण येऊ शकतं, क्रॉप सायन्स पण असतं. क्रॉप सायन्स काय असतं? क्रॉप सायन्स म्हणजे प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट किंवा क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट. ओके, इन्हान्समेंट इन प्रोडक्शन ऑफ इन्हान्समेंट इन द फूड प्रोडक्शन, म्हणजे कसं वेगवेगळ्या व्हरायटीज वगैरे तयार करतात, आर्टिफिशियल हायब्रिडायझेशन काय आहे, हे असं ते असतं क्रॉप सायन्स मध्ये. ठीक आहे. इन्स्टेड ऑफ मॅथ व्हॉट शुड बी वी टेक? बायोटेक्नॉलॉजी नका घेऊ, ते नका घेऊ, ते अवघड आहे, ते सोपं नाही. सायकोलॉजी घेऊ शकता, डेअरी सायन्स घ्या. 94% मिळाले. CET द्यायला पाहिजे का, हे थोडंसं तुम्ही त्यांना फोन करून विचारा, ते तुम्हाला सांगतील. तर व्हेरियस गॅसेस आहेत. सौर सगळेच गॅसेस जातात, ऑक्सिजनच नाही, नायट्रोजन पण जातो, CO2 पण इनहेल करतो आपण, सगळंच करतो. पण ऑक्सिजन हा ब्लड मध्ये जातो, कारण की पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन जास्त असतं लंग्स मध्ये,
दॅन दी ब्लड. फक्त ब्लड मध्ये ऑक्सिजन जातो. इनहेल तर आपण सगळेच गॅसेस करतो. इनहेल तो CO2 पण करायला. मग डेथ कशी होईल? समजा लक्षात ठेव, आता पॉयझनस गॅसेस रिलीज झाल्यामुळे डेथ होते ना. नाव ऐकलं असेल भोपाल गॅस ट्रॅजेडी. भोपाल गॅस ट्रॅजेडी मध्ये काय झालं की पॉयझनस गॅस रिलीज झाला आणि त्यामुळे लोकांची डेथ झाली. म्हणजे थोडंच त्यांनी फक्त ऑक्सिजन घेतला होता. ते सगळेच गॅसेस घेतात आतमध्ये, फक्त ऑक्सिजन जास्त प्रमाणात जातो ब्लड मध्ये. लंग्स मध्ये तर सगळेच जातात, पण ऑक्सिजन जास्त प्रमाणात जातो, असं त्याचा अर्थ आहे. ठीक आहे. पाटेगावला आहे क्रॉप सायन्स सब्जेक्ट. घेऊ का तिथे ऍडमिशन? घ्या घ्या, काय प्रॉब्लेम नाही, घेऊ शकताय. सर व्हेरियस गॅसेसचं डिफ्युजन कसं होतं? डिपेंड आहे बेटा, की जास्तीत जास्त डिफ्युजन हे ऑक्सिजनचं लेवल होतं फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. डिपेंड असतं. नायट्रोजनचं सहसा जास्त डिफ्युजन होत नाही, नायट्रोजनची लेवल इक्वलच असते. तर कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटवर हा सगळा खेळ आहे. कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटवर शिकवलेलं आहे हे, तुम्ही एक्सचेंज ऑफ गॅसेसच्या वेळेस लक्ष द्यायला पाहिजे. समजा इकडे ऑक्सिजन आहे, त्याची लेवल जास्त आहे, ऑक्सिजन मोठा आहे हे अल्व्हेओलाई मध्ये, आणि इकडे ब्लड मध्ये कम आहे, तर ऑक्सिजन इकडे जातो. म्हणून ब्लड टू अल्व्हेओलाई टू ब्लड ऑक्सिजन जातो. हे आहे अल्व्हेओलाई आणि हे आहे ब्लड, म्हणून हा अल्व्हेओलाई टू ब्लड जातो. ब्लड मध्ये उलट आहे, ब्लड मध्ये CO2 जास्त आहे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड मध्ये, खास करून डिऑक्सिजनेटेड ब्लड मध्ये, आणि अल्व्हेओलाई मध्ये CO2 चे लेवल कमी आहे, म्हणून CO2 ब्लड कडून अल्व्हेओलाई कडे जातो. हे असं आहे, हे असं आहे बेटा, लक्षात ठेवा, हा असा कॉन्सेप्ट आहे. ओके, हे माहिती असणं गरजेचं आहे. दुसरं, एखादा नवीन गॅस आला, पॉयझनस गॅस आहे, एखादा पॉयझनस गॅस आहे, दुसराच कुठला तरी गॅस आहे, नो डाऊट त्याचं ब्लड मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन कमीच असणार आहे, झिरोच असणार आहे, तो इकडं दुसरीकडे जास्त असणार आहे. हा गॅस आहे कुठला तरी, अल्व्हेओलाई मध्ये जास्त असेल, तो डायरेक्ट इकडे डिफ्यूज होईल, कारण की इकडे तो नाहीच आहे, इकडे येऊन जाईल तो ब्लड, अल्व्हेओलाई कडून ब्लड कडून बॉडीमध्ये जाईल, डेथ होऊन जाईल. आता नायट्रोजन तुम्ही जर म्हणत असाल, नायट्रोजन हा काय असतो? नायट्रोजन N2 तिथं म्हणजे अल्व्हेओलाई मध्ये ब्लड मध्ये सहसा याची लेवल ऑलमोस्ट नियरली इक्वलच असते, म्हणून हा इकडे डिफ्यूज पण होतो आणि त्याच अमाऊंट मध्ये इकडे पण डिफ्यूज होतो. म्हणजे नेट फ्लो झिरो असल्यासारखा आहे. नेट फ्लो जो आहे नायट्रोजनचा तो झिरो आहे, ब्लड मधून अल्व्हेओलाई मध्ये जातो आणि अल्व्हेओलाई मधून ब्लड पण मध्ये जातो, असं आहे ते. हा बेसिक कॉन्सेप्ट असा आहे. सर आता आपण जर PCB घेतलं तर 12वीला मॅथ कट करता येतं का? कट करता येतं. ठीक आहे सर. SB कॉलेज कसं आहे? बढिया आहे, घ्या, काय प्रॉब्लेम नाही, घ्या. फक्त काय थोडंसं प्रॅक्टिकलला वगैरे जावं लागतं, परीक्षेला वगैरे जावं लागतं, कारण की ते स्ट्रिक्ट कॉलेज आहे ना थोडंसं, असं आहे. तुमचं कॉलेज काय मॅटर करत नाही. मी ह्या मताचा आहे की तुम्ही कॉलेजला जास्त काय म्हणता येईल, जिथं तुम्हाला तुमचा वेळ वाचेल अशा ठिकाणी ऍडमिशन घ्या. आय एम टेकिंग नियर. हा चालतंय बेटा, चालतंय, वेदी चालतंय. हा ठीक आहे. प्रणव आचार्य, बायोमेट्रिक्सचा कधी काही प्रॉब्लेम नाही होणार ना? नाही होत. औरंगाबादमध्ये कोणतं कॉलेज बेस्ट आहे? बेस्ट असं बेस्टचं असं काय नसतं. देवगिरी छान आहे, SB छान आहे, छत्रपती चांगलं आहे, हे 2-4 कॉलेज चांगले आहेत, विवेकानंद चांगलं आहे. ठीक आहे. कॅन आय प्लीज गेट BEG हँडरिटन नोट्स? समृद्धी BEG कोणाकडे असतील तर पाठवा. आतापर्यंतच्या नोट्स सगळ्या हँड रिटन. ब्रिदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेसच्या नोट्स पाठवलेल्या आहेत, पाठवून देतो. ब्रिदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेसच्या पाठवा. ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टमचे काय डिसएडव्हान्टेजेस आहेत? श्रीधर, ओपन सर्क्युलेटरी सिस्टमचे डिसएडव्हान्टेजेस असे आहे की ब्लड फ्लो एक रेग्युलेटेड फॉर्म मध्ये होत नाही. दुसरं की लो ब्लड प्रेशर असतं, त्यामुळे फास्ट ब्लड फ्लो नाहीये, फास्ट नाहीये, स्लो आहे सगळं, म्हणून ते ॲनिमल सुद्धा स्लो असतात. कॉलेज कोणते घेतलं तर चालेल ना, की चांगला नंबर लागण्यासाठी चांगलंच कॉलेज असतं? नाही नाही, काही फरक पडत नाही, कुठलं घ्या. कॉलेजचा आणि MBBSचा नंबर लागण्याचा काही एक संबंध नाही. ठीक आहे. हा सर, सायकोलॉजीचा पेपर 2 लँग्वेज मध्ये असतो का? म्हणजे कसं हे सगळं ना, तुम्हाला एक सांग का, की जे जिथं हा सब्जेक्ट शिकवला जातो तिथं तुम्ही विचारायला पाहिजे. ओके, म्हणजे मला टू द फ्रँक मला माहित नाहीये, मी तुम्हाला मिसगाईड नाही करणार आहे. जे माहिती तेवढं सांगेल की कुठल्या लँग्वेज मध्ये असतो, हे तुम्हाला जिथं तो विषय येतो तो विचारला पाहिजे. वाजो डायलेटर अँड कन्स्ट्रक्टर मतलब नाही समजा. प्रसाद,
व्हॅझो म्हणजे व्हेसल, ब्लड व्हेसल, आणि डायलेट होणे म्हणजे त्यांचा डायमीटर वाढणे. बेटा समजून घ्या, समजून सांगतो. समजा ही एक ब्लड व्हेसल आहे, समजून घ्या, ही एक ब्लड व्हेसल आहे. व्हॅझो डायलेटेशन आणि व्हॅझो कन्स्ट्रिक्शन काय समजून सांगतो. बरं झालं विचारलं, कदाचित हे बऱ्याच पोरांना कळलं नसेल. ये ब्लड वेसल है बच्चों, मान लो ये ब्लड वेसल है. नाउ इसका डायमीटर इतना है, ये उसका डायमीटर है. दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल है. ओके, दिस इज एन ब्लड वेसल. ब्लड वेसल सपोज मान लो ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल ब्लड वेसल. नॉर्मल नॉर्मल ब्लड वेसल, नॉर्मल ब्लड वेसल, ब्लड वेसल है, नॉर्मल ब्लड वेसल. नाउ आता कंस्ट्रिक्शन म्हणजे काय? ब्लड वैजो कंस्ट्रिक्शन मीन्स ये जो ब्लड वेसल है इसका डायमीटर कम हुआ है और ये ऐसी बनी है, तो इसे कहते हैं वैजो कंस्ट्रिक्शन. इसका डायमीटर कम होकर छोटा हुआ है, तो इसे कहते हैं वैजो कंस्ट्रिक्शन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दोस्तों इस प्रोसेस को कहा जाता है वैजो कंस्ट्रिक्शन. वैजो कंस्ट्रिक्शन म्हणजे ब्लड वेसलचा डायमीटर छोटा झाला है, कंस्ट्रिक्शन. आणि ये है दोस्तों दैट इज, ये है कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल. क्या नाम है इसका? यह है कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल. कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल जिसका डायमीटर कम हुआ है, ब्लड वेसल. ओके, डिक्रीज्ड डायमीटर जिसका डायमीटर कमी झाला है, डिक्रीज डायमीटर, कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल, डिक्रीज डायमीटर. ठीक है. आता काय कॉन्सेप्ट असणार? दॅट इज वॅझो डायलेटेशन. वॅझो डायलेटेशन म्हणजे काय जरा लक्षात आहे. वॅझो डायलेटेशनचा प्रकार काय असतो समजून सांगतो. हे आलं वॅझो डायलेटेशन म्हणजे डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल. ब्लड वेसल डायलेट होने, मोटी होने डायमीटर. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों, ये जो ब्लड वेसल है इसका डायमीटर अभी हुआ है बड़ा, इसका डायमीटर हुआ है बड़ा, तो इसे कहते हैं वैजो डायलेटर. ये डायलेटेड ब्लड वेसल है बच्चों. तो डायमीटर बड़ा हुआ क्या नहीं? समजतंय का कॉन्सेप्ट? हा डायमीटर वाढला का नाही? इथं छोटा झालाय, याला म्हणायचं डायलेटेड ब्लड वेसल आहे. ही कशी ब्लड वेसल आहे? डायलेटेड, डायलेटेड ब्लड वेसल. समजतंय आता? डायलेटेड ब्लड वेसल. बर, आता कुठलं हार्मोन आहे, सॉरी कुठलं केमिकल आहे विच कॉजेस वैजो डायलेटेशन? तो दोस्तों होता है हिस्टामाइन. हिस्टामाइन इज, हिस्टामाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर वैजोडायलेटेशन and serotonin responsible for vasoconstriction. कोणी विचारला हा प्रश्न? त्याच्यासाठी क्लिअर झालं बघा हे. कोणी विचारला हा प्रश्न? प्रसाद कवर. क्लिअर आहे? मी इकडेच घेऊन टाकतो ऍडमिशन. हा तिकडेच घ्या, माझे काका शिक्षण अधिकारी आहे. छान, हा छान घेऊन टाका बेटा. उन्मेष छान. डिड ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस इन वैजोडायलेशन? हा, आता तुम्ही सांगा इथून एक ब्लड फ्लो व्हायला लागलाय, अचानक त्या ब्लड व्हेसलचा डायमीटर मोठा झाला, प्रेशर कमीच होईल ना. व्हॉल्यूम वाढली, प्रेशर कमी होईल. प्रेशर व्हॉल्यूम रिलेशनशिप, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. प्रेशर दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम. बघा तुम्ही, तर वॅजो कन्स्ट्रिक्शन झालं तर काय होतं नेहमी लक्षात ठेवा. वॅजो कन्स्ट्रिक्शन झालं तर काय होईल? इनक्रीज्ड बीपी, बीपी इनक्रीज होईल, ब्लड प्रेशर वाढत असतं. वॅजो डायलेटेशन झालं तर काय होईल? डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, बीपी कमी होईल, कारण की व्हॉल्यूम वाढलंय, बीपी कमी होईल. इकडे व्हॉल्यूम कमी झाली, बीपी वाढेल. कळतं? बेसिक चीज है ये, बेसिक है बायोलॉजी का. कळतंय? हा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशनच्या हँड रिटन नोट्स विधी बेटा मला एक व्हॉट्सअप मेसेज कर, मी पाठवून देतो तुला. ते आहेत माझ्याकडे. बीईजीच्या नोट्स पाठवा कोणीतरी. ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस, वेदांश कोणतरी पाठवा. हा चला, तुमची जम्बो किती तारखेला आहे? जम्बो बद्दल वाचताय का नाही? जम्बो किती तारखेला आहे? जम्बोची डेट काय आहे? 1 ऑगस्ट. वाचा.
पहिली जम्बो आहे तुमची. हा, फास्ट ट्रॅक वॉच मी मागून घेतल्यात. ठीक आहे, चला. वेदांश, नोट्स बी इझी, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेसच्या हँड रिटन नोट्स. हो, कळाला हा कॉन्सेप्ट. चला थांबूया का मग? तुमचं लेक्चर सुरू झालं असेल मुलांनो, जा थोडस. हा, नोट्स पाठवून दे म्हटलं. वेदांश, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेसच्या असतील तुझ्याकडं. ठीक आहे, किंवा कोणाकडे आणखी असतील तर ते पाठवून द्या. लेट जॉईन झालेल्यासाठी. हा हा, लेट जॉईन झालेल्यासाठी मी सिलेबस दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये ते सिलेबस तुम्ही बघून घ्या काय दिलेलं आहे. त्यांच्यासाठी पण आहे जम्बो. ठीक आहे, चलो बाय. पाठवते विधी. ठीक आहे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नोट्स का. बरं ठीक आहे, मी देऊ शकता ना तुम्ही. ठीक आहे, देऊ शकताय जम्बो टेस्ट. तुमचा टॉपिक मी थोडासा वेगळा ठेवलेला आहे. ठीक आहे, चला. जम्बो सिलेबस काय आहे माहित नाही यार, सॉरी. आय डोंट नो द जम्बो सिलेबस, कारण की मी एकदा सांगितलेलं आहे. ठीक आहे, एकदा आता मी ना आज परत याच्यावर टाकतो, ऍपवर टाकतो जम्बोचा सिलेबस. ठीक आहे, कोणाकडे स्लाइड आहे का ती जम्बोची? मला व्हॉट्सअप करता का? जम्बो सिलेबसची स्लाइड आहे का कोणाकडे? मला व्हॉट्सअप करता का जम्बो सिलेबसची स्लाइड? पाठवा. चलो बाय बाय बाय.